हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और वो एस्पेक्ट क्या है? दैट इज गदर मूवमेंट, द गदर पार्टी। समझिए, ये ऐसी मूवमेंट थी जो भारत की आजादी के लिए तो थी, मगर ये भारत में नहीं थी, ये भारत से बाहर थी। जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई तो एक बड़ा अच्छा और सुनहरी मौका लग रहा था ये कई भारतीयों को कि अब हम देश को आजाद करवा सकते हैं, खास करके उनको जो उस समय देश से बाहर थे। याद रहे, 2 वर्ल्ड वॉर्स अब तक हो चुकी हैं। 1914 से 1918, 1914 से 1918, और दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से लेकर 1945। ओके, तो ये वर्ल्ड वॉर वन का समय था। वर्ल्ड वॉर वन जो थी, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी जंग थी जिसके बहुत बड़े परिणाम भी सामने आए थे। और भारत डायरेक्टली चाहे इसकी पार्टी टू द वार नहीं था, लेकिन क्योंकि हम रूल्ड बाय इंग्लैंड थे इसलिए जुड़े हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। आज भी अमेरिका और कनाडा में जाकर सेटल हो जाना एक बहुत बड़ा सपना है भारतीय पंजाबियों का। भारत में पंजाब प्रांत में, गुजरात में, ऑल ओवर इंडिया ही वैसे क्रेज है यूएसए और कनाडा में सेटल होने की। उस समय में भी पंजाब से बहुत लोग सेटल हो चुके थे यूएसए और कनाडा में। तो ये जो मूवमेंट थी वो चलाई किसने? ठीक है, हेडक्वार्टर्स थे सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह पाखड़ा, ये मेन इसके 3 लीडर्स थे। और हर हफ्ते, एक हफ्ते में एक बार ये एक न्यूज़पेपर निकाला करते थे जिसका नाम था द गदर। और उसके नीचे बड़ी बड़ी कैप्शन लिखी होती थी और वो थी अंग्रेजी राज का दुश्मन। दी गदर, अंग्रेजी राज का दुश्मन। एक हफ्ते में एक बार ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करता था। तो इस न्यूज़पेपर से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनको गदराइट्स कह सकते हैं और उनकी पार्टी को गदर पार्टी कहा जा सकता है। ठीक है, कोमा गाता मारू इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो बाबा गुरदीप सिंह और इस गदर पार्टी से कुछ हद तक लिंक्ड है, जो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूं गदर मूवमेंट के बारे में, यानी गदर पार्टी के बारे में। हियर वी गो। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल सो दैट आई कैन make you understand the things in a better way and give you more details on this topic. So this is, I'm going to come up with my screen. Okay, here is my screen. Here we go. I hope now you can see my screen. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गदर पार्टी। मैं इससे पहले तक की काफी कहानी आपको समझा चुका हूं। अब हम करने जा रहे हैं क्या? गदर पार्टी 1913। ठीक है, फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल। ये मेन नाम जो मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे गदर पार्टी से, वो है लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह पखड़ा। ठीक है जी। सो ये 3 मेन लीडर्स थे जिन्होंने शुरू की थी गदर मूवमेंट, कह लो या गदर पार्टी भी कह सकते हैं। और आगे चलते हैं। जो वर्ल्ड वार वन की बात हो रही है, ये वार कौन सी है? वर्ल्ड वार वन। ठीक है, वर्ल्ड वार वन का जो पीरियड था उसने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को जन्म दिया, ना सिर्फ भारत में, नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और जहां जहां भी भारतीय मूल के लोग बसे हुए थे उन्होंने किया। तो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में जो भारतीय मूल के लोग थे, इंडियन रेवोल्यूशनरीज जो थे, ठीक है, उन्होंने गदर को शुरू किया, द रेबेलियन पार्टी, इन 1913।
ठीक है। इसके ज्यादातर जो मेंबर्स थे वो पंजाबी सिख थे, एक्स सोल्जर्स थे, फॉर्मर सोल्जर्स थे जो कि माइग्रेट होकर वहां चले गए थे। अब मैं बताता हूं उस न्यूज़पेपर के बारे में कि ये जो पार्टी बनी थी, ये एक वीकली पेपर पब्लिश किया करते थे। दिस पार्टी वाज बिल्ट अराउंड दिस वीकली पेपर दी गदर, और जिसकी कैप्शन क्या थी, अंग्रेजी राज का दुश्मन। हेडक्वार्टर्स वर एट सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। ये इसके हेडक्वार्टर्स थे, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। क्लियर। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, गदराइट्स को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, मौका मिल गया कि इंडिया को फ्री करवाएंगे अब, ठीक है, गवर्नमेंट से, ठीक है, विच वॉज इनडिफरेंट टू देयर कॉज, क्योंकि सरकार इनडिफरेंट थी, सरकार को इनकी डिमांड से कोई लेना देना ही नहीं था, पर अब एक अच्छा मौका मिल गया। और इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, they began to return India in thousands, ये भारत आना शुरू हुए for a coordinated revolt, but unfortunately the authorities came to know about their plans and took immediate action. ये वापस इंडिया थाउजेंड्स में आ रहे थे ताकि एक अच्छे से क्रांति कर सके, लेकिन इनको रोक दिया गया और इनको अलाउ ही नहीं किया गया वहां से छोड़कर इंडिया आना। तो ये जो rebellious regiments were disbanded and their leaders were either imprisoned or hanged. बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से गदर मूवमेंट को दबाया गया। जो लीडर्स थे या तो उन्हें जेल में डाला गया या उन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है जी। जो मेन लीडर्स थे वो कौन थे, बाबा गुरमुख सिंह, करतार सिंह सराबा, सोहन सिंह पाखड़ा, रहमत अली शाह, भाई परमानंद एंड मोहम्मद बरकतुल्लाह। ये मेन बड़े लीडर्स थे गदर पार्टी के। ओके देन, और बाकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कैरी ओवर करने के, कनाडा और अमेरिका दोनों में थी ना, ठीक है। वैंकूवर इज इन कनाडा, ठीक है। और टू कैरी आउट अदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, स्वदेश सेवक होम and United India House were set up. यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ बनाया, सिएटल में, और स्वदेश सेवक को कहाँ बनाया, वैंकूवर कनाडा में, ठीक है। सो ये दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आपको दो इंसिडेंट्स के बारे में बताना था मैंने। सेकंड इंसिडेंट है कोमागाता मारू इंसिडेंट। क्या था ये कोमागाता मारू इंसिडेंट, समझो। कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या था, ये नाम क्या है कोमागाता मारू, ये एक जापानीज शिप यानी स्टीम शिप का नाम है, जो जापानीज था इसलिए जापानीज नेम है, ठीक है जी। किसी बच्चे का क्वेश्चन है, सर वाज दिस न्यूज़पेपर नॉट अगेंस्ट द प्रेस एक्ट? नो, प्रेस एक्ट इंडिया में बना था और इंडिया के न्यूज़पेपर्स पर अप्लाई हो रहा था प्रेस एक्ट, ठीक है जी। ये न्यूज़पेपर छप रहा था जो मैंने अभी बताया है, वो कनाडा और अमेरिका में पब्लिश हो रहा था, मेनली अमेरिका, दी गदर, ठीक है। तो प्रेस एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं था। ओके, अब कोमागाता मारू जो ये शिप था, ये जापानीज शिप था, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, पंजाब से वैंकूवर लेकर जा रहा था, वैंकूवर इज इन कनाडा, पंजाब से लेकर जा रहा था सिखों को और मुस्लिम्स को टू कनाडा फॉर इमिग्रेशन। लेकिन इस शिप को रोक दिया गया। दिस शिप वाज फोर्स्ड टू रिटर्न बैक टू इंडिया, वापस इंडिया भेज दिया गया बाय द कैनेडियन अथॉरिटीज। कई दिनों तक भूखे प्यासे इंडियंस बैठे रहे शिप में, पर इनको कनाडा में उतरने नहीं दिया गया और ये वापस इंडिया आया। इंडिया में कलकत्ता में बजबज, उस पोर्ट का नाम दो बार लिखना चाहिए था, बज बज,
बजबज नाम का एक डॉकयार्ड था जहां पर ये शिप वापस आया, मगर पुलिस पहले से तैयारी में थी। ब्रिटिशर्स जो थे वो मान के चल रहे थे कि जितने भी पैसेंजर्स हैं ये सब डेंजरस पॉलिटिकल एजिटेटर्स हैं, ठीक है, इसलिए इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए जैसे ही इंडिया में वापस आते हैं। तो पुलिस पूरे आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ वहां तैयार थी और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो बाबा गुरदीत सिंह को अरेस्ट कर ले, ठीक है, और सभी लोगों को पकड़े। पुलिस ने ओपन फायर कर दिया, ठीक है, जिससे 19 पैसेंजर्स डाइड इन द इंसिडेंट। 19 बेकसूर हिंदुस्तानी मारे गए। क्लियर? तो इसमें मेन मेन बातें, इट वाज अ जापानीज वेसल carrying people from Punjab to Canada. They were not allowed to step on Canada. ठीक है, the ship was asked to go back. भूखे प्यासे भारतीय लोग वापस आए, ठीक है जी, मगर जब वापस आए तो इन पर ओपन फायर किया गया। कैलकाटा के डॉकयार्ड कौन सा, पोर्ट कौन सा, बजबज, ठीक है, 19 लोग मारे गए, ठीक है। देन नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी अगली चीज 1916। ये वो समय था, देखिए 1913 मैंने बता दिया आपको, अभी मैंने बताया कि 1913 में गदर पार्टी सबसे मेन इवेंट है, गदर पार्टी। और फिर मैंने बताया 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई। साथ ही साथ 1914 में क्या हुआ, कोमा गाता मारू इंसिडेंट, कोमा गाता मारू इंसिडेंट, ठीक है। अब आता है साल 1915। ये सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एडवेंट ऑफ गांधी। महात्मा गांधी का हमेशा के लिए इंडिया वापस आ जाना, एंड ही लेफ्ट साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को छोड़कर आ गए। साउथ अफ्रीका में भी ये एशियंस, खास करके जो एशियंस थे उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, इंडियंस के अधिकारों के लिए वहां भी लड़ाई कर रहे थे। जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो थी अपार्थीड। अपार्थीड क्या होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसके खिलाफ आवाज उठाई थी महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में, पर वो साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया उन्होंने और हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गए। और उनके जो पॉलिटिकल जो गुरु थे वो कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले। क्लियर? और 1915 में ही क्या हुआ, डेथ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और लीडर की कमी महसूस होने लगी। उस समय एक और लेडी कांग्रेस की कमान को संभाले हुए थी, और वो कौन थी, उस लेडी का नाम था एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश वुमन थी, शी वॉज फ्रॉम आयरलैंड, सो शी वॉज अ आयरिश वुमन। और एक किस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में कहा जाता था कि एक देश किसी और देश पर राज करे ये अच्छी बात नहीं है। तो ये इंडिया आई, दिस आयरिश वुमन केम टू इंडिया, और यहाँ पर इसने स्टार्ट की होम रूल मूवमेंट। उससे पहले ये जो लेडी थी इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना स्वीकार किया, एंड शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ एजुकेशन के स्फीयर में भी इसने काफी महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाए थे, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। नेक्स्ट और आगे चलते हैं हम, ये देखिए होम रूल मूवमेंट 1916, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए
काला पानी सजा हो गई थी, ठीक है, इन मेंडले, ठीक है। ये इस सजा को काटकर वापस आ गए बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एंड ही ट्राइड सिक्योरिंग द रीएडमिशन ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट इनटू कांग्रेस, और उन्होंने कोशिश की कि वो फिर से कांग्रेस को ज्वाइन कर ले। वो ही नहीं, बाकी सब एक्सट्रीमिस्ट को भी कांग्रेस ज्वाइन कराना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक किसके, बाल गंगाधर तिलक जब आए तब किसने कमान संभाली हुई थी कांग्रेस की? आयरिश वुमन एनी बेसेंट, ठीक है जी। With the need being felt for popular pressure to attain concessions, disillusionment with Morley-Minto reforms and wartime miseries, Tilak and Annie Besant readied to assume leadership. जो एनी बेसेंट, जो ये लेडी थी, इसने समझ लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो बहुत हद तक मॉडरेट टाइप लीडर्स हैं, वो मॉडरेट्स हैं, तो वो कभी भी जो होम रूल की बात नहीं करेंगे। पीपल ऑफ होम शुड रूल द होम, दैट इज इंडियंस शुड रूल इंडियंस, इंडियंस शुड रूल इन इंडिया। ये बात कांग्रेस के लीडर्स को कभी समझ में नहीं आएगी शायद। तो इस कारण से उसने ये फैसला लिया कि मैं एक नई मूवमेंट बनाऊंगी, होम रूल मूवमेंट, और उसको सपोर्ट किसका मिला? तिलक का, जो 6 साल की सजा काटने के बाद इंडिया वापस आया था और कांग्रेस में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। तो एनी बेसेंट ने कहा छोड़ो कांग्रेस, हम मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं और नाम रखेंगे होम रूल मूवमेंट, ठीक है जी। अब होम रूल लीग भी कहा जाता है इसको। होम रूल लीग was pioneered on lines of a similar movement in Ireland. आयरलैंड में भी होम रूल मूवमेंट जैसी ही एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसको देखकर यहाँ पर भी ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, और मुस्लिम लीग ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू वर्क फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कि समाज में और राजनीति में रिफॉर्म्स आने चाहिए। फिर पूरे इंडिया की होम रूल लीग की जो हेड थी वो थी एनी बेसेंट, और फिर जो महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो एरिया था, ठीक है, जिसका सेंटर था पुणे उस समय, ठीक है, वहां पर मिलते जुलते नाम से शुरू की गई होम रूल मूवमेंट। ये रीजनल होम रूल मूवमेंट जो है ये रीजनल मूवमेंट है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, समझो इंडियन होम रूल मूवमेंट किसने शुरू की? हु वाज द प्रेसिडेंट? तो आपने लिखना है बाल गंगाधर तिलक। अगर आ जाए होम रूल लीग किसने स्टार्ट की? होम रूल लीग ऑफ इंडिया भी आ जाए कि इंडिया वर्ड बाद में आ रहा है, तो इसका आंसर करेंगे आप एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, जो बाद वाली बॉडी है ये होम रूल लीग वाला, ये ऑल इंडिया लेवल है, ये रीजनल है, इंडियन होम रूल मूवमेंट, ठीक जी। देन तिलक की जो लीग थी, ये होम रूल लीग ही, इट वाज टू वर्क इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस को आज हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, एंड फिर आर एक्सक्लूडिंग बॉम्बे। Tilak linked up the question of Swaraj with the demand for the formation of linguistic states and education in vernacular language. उसने 3 चीजों को जोड़ दिया बाल गंगाधर तिलक ने। सबसे पहले उसने किस चीज को जोड़ा? स्वराज। स्वराज एक लाइन है, बार बार मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट है ये। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला? उन्होंने कहा स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इज माई बर्थ राइट, एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूंगा। स्वराज क्या है? स्व का राज, यानी सेल्फ रूल, यानी होम रूल। पीपल ऑफ होम शुड रूल द होम। ये थी पहली चीज। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि
रीजनल लैंग्वेज, आज भी रीजनल लैंग्वेज के नाम पर बहुत बहुत ज्यादा राजनीति होती है, और सबसे ज्यादा होती भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, एमएनएस, महाराष्ट्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने, एमएनएस की जो लीडर है राज ठाकरे, राज ठाकरे, उन्होंने भी कहा महाराष्ट्र फॉर मराठी मानुस, फॉर मराठी मानुस। व्हाट इज मराठी मानुस? मराठी बोलने वाले इंसान, कि महाराष्ट्र उनके लिए है, ना कि उत्तर भारतीय यूपी बिहार के लोगों के लिए नहीं है। क्लियर? किसने कहा? एमएनएस ने कहा। तो वहां आज भी भाषा, भाषा के नाम पर राजनीति होती है, और इसकी शुरुआत यहां से हुई। उन्होंने कहा फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, एक भाषा जहां बोली जाती है उस सबको एक स्टेट बना दो। और दूसरा, एजुकेशन इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज। आज भी हम कहते हैं कि मदर टंग में, जी हाँ, मदर टंग में स्टडी होना चाहिए। ठीक है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, मगर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में नहीं है। 335, 350, 351 ऐसे कुछ एक डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो दिस इज वन ऑफ द डॉक्ट्रिन, एजुकेशन इन मदर टंग। और इसकी बात भी किसने की? वर्नैक्युलर लैंग्वेज, यानी लोकल लैंग्वेज। वर्नैक्युलर लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए, वर्नैक्युलर। ठीक है, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। आज भी मुद्दा चल रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी भारत में आने वाली है, और आप देखेंगे उसमें एम्फसिस होगा एजुकेशन इन मदर टंग। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। ठीक है, फिर he gave the slogan Swaraj is my birthright and I shall have it। तिलक के 2 अखबार थे, एक तो मराठा और एक केसरी। ठीक है, organ, these 2 newspapers were the organs of home rule। क्या बना होम रूल मूवमेंट का? एनी बेसंत की मूवमेंट का क्या बना? इन्होंने क्या स्टार्ट किया? स्टार्टेड विद सुब्रमण्यम अय्यर एट अद्यार इन सितंबर 1916। एनी बेसंत की जो लीग थी, इट वर्कड इन रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, और एनी बेसंत का जो न्यूज़पेपर्स कौन से रहे? न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड यंग इंडिया। 3 अखबार निकाले किसने? एनी बेसंत ने। 2 निकाले थे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ये तीनों ही न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इस मूवमेंट में। ठीक है, ये एनी बेसंत थी जिसने इस टर्म का जन्म हुआ, जिससे कॉमनवेल्थ, आज भी इसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ठीक है, और जॉर्ज एरेंडेल was the organizing secretary of this movement। ओके, और कई मॉडरेट लीडर्स, नेशनलिस्ट्स, जो कि कांग्रेस से डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है, कि कांग्रेस इनएक्टिव हो गई है, उन सब ने होम रूल एजुटेशन को ज्वाइन किया। और जून 1917 में एनी बेसंत को अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट, यानी नजर बंद कर लिया गया। क्लियर? was arrested। Popular pressure forced the government to release her in September 1916, but with conditions। So she was arrested, put in home arrest, house arrest। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? वंशिका, एनी क्वेश्चन? नो सर। काफी काम किया है आज हमने। ठीक है जी, आपका थोड़ा सा ओरल टेस्ट भी होने चाहिए, है ना जी। मैं ये लखनऊ सेशन को कराई देता हूँ आज, फिर और 1916 को आज खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें 17 की कुछ डेट्स थी, फिर ये भी कराता हूँ। कांग्रेस का हर साल कहीं ना कहीं सेशन होता था। ठीक है, दिसंबर में होता था जनरली। तो 1916 का सेशन हुआ, इसको हम लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस कहते हैं। इट वाज प्रेजाइडेड ओवर बाय
मॉडरेट लीडर अंबिका चरण मजूमदार। ओके, लोगों में नेशनलिज्म की बहुत फीलिंग्स उस समय में पैदा हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से दो बड़ी हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स तब हुई। कहाँ हुई? लखनऊ सेशन में हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन 1916। पहला क्या, सबसे पहला क्या, ये जो दो विंग्स थे, तो दो जो विंग्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो पहली बार लखनऊ सेशन में कांग्रेस यूनाइट हुई थी, ठीक है। और ये कौन से दो विंग्स थे? नरम दल और गर्म दल, यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। दूसरा एक और काम जो हुआ, ठीक है, कि एट लखनऊ द कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सैंक देयर ओल्ड डिफरेंसेस। पहला मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, ये दोनों साथ आ गए, ठीक है। इसका कारण भी बताऊंगा कि कैसे दो बड़े दुश्मन साथ क्यों आए, क्यों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हाथ मिला लिया। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी और मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की पार्टी थी जनरल, लेकिन खैर कांग्रेस में मुस्लिम्स भी बहुत थे, ठीक है। और दोनों पार्टीज ने मिलकर एक कॉमन पॉलिटिकल डिमांड रखी अंग्रेजों के सामने, फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड डोमिनेंट स्टेटस बिफोर द गवर्नमेंट। व्हाट इज डोमिनेंट स्टेटस? कि हमें आजाद करो, रहेंगे हम ब्रिटिशर्स के अंडर, पर अपना काम खुद करेंगे। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स को, जो कि मुस्लिम्स को 1909 के मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के द्वारा दिया गया था। दिस लेड टू कांग्रेस लीग पैक्ट। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ लखनऊ पैक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट। यहाँ हेडिंग डाल लो चाहे तो, लखनऊ लखनऊ पैक्ट। तो ये दोबारा लिख देता हूँ, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट किसके बीच में हुआ है? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्लियर? आज के सेशन को हम यहाँ खत्म करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे इसके अगले टॉपिक से, जो कि होगा मॉन्टेग डिक्लेरेशन, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। Any question? No, sir. Okay, I would like to end this session here. The next session shall be at 5:15 p.m.